Hello everyone. I am going to start a new chapter of biology. It is the first chapter of class 9 biology, the cell. First of all, we know about the cell. What is cell? So cell is the fundamental, structural and functional unit of life. Why it is fundamental unit of life? Why it is a structural and functional unit of life? Because स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी घर को बनाने के लिए, बिल्डिंग को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? वी नीड अ ब्रिक टू बिल्ड अ बिल्डिंग. ब्रिक को जोड़ करके हम क्या बनाएंगे? ब्रिक से वॉल बनाएंगे, और वॉल को कई वॉल जब इकट्ठा हो जाएगा देन वॉल से हम क्या बनाएंगे? बिल्डिंग बनाएंगे. उस तरीके से हमारे बॉडी को बनाने के लिए, एक ह्यूमन बींग है, इसकी बॉडी को बनाने के लिए एक सेल चाहिए. और जब कई सेल को हम जोड़ देते हैं, बहुत सारे सेल जब इकट्ठा हो जाए तो टिश्यू बनेगा. टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और एक ऑर्गेनिज्म को हम बना देते हैं. ठीक है, तो इसे फंडामेंटल यूनिट क्यों बोलते हैं सेल को? क्योंकि ये बिल्कुल हमारे बेस बनाने के लिए ज़रूरी होता है. बिना इसके हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में सोच भी नहीं सकते. दैट्स वाई इट इज़ नोन एज फंडामेंटल यूनिट. स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों बोलते हैं बच्चों? क्योंकि पूरे जो बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर है ना, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी है, वो पूरे बॉडी का स्ट्रक्चर कौन बनाता है? सेल बनाता है. दैट्स वाई इट इज़ नोन एज स्ट्रक्चरल यूनिट. वाई इट इज़ नोन एज फंक्शनल यूनिट? क्योंकि एक फंक्शन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में एक जो फंक्शन होता है, तो एवरी फंक्शन इज परफॉर्म बाय द सेल. सेल बेसिकली सेल ही वो सारे फंक्शन को परफॉर्म करता है, लाइक डाइजेशन, एक्सक्रिएशन, है ना. एवरी फंक्शन इज परफॉर्म बाय सेल, और अल्टीमेटली वो सारे फंक्शन जो है कई सेल मिलके परफॉर्म करते हैं, और अल्टीमेटली वो फंक्शन हम बोलते हैं कि बॉडी ने परफॉर्म किया. क्योंकि बेसिकली बॉडी बना किससे? सेल से है. तो जो कुछ भी सेल करेगा मतलब वो बॉडी कर रहा है. नाउ हम बात करेंगे कि सेल कैसे हमारे बॉडी को बनाता है. तो बच्चों, हम जानते हैं सेल जो है मिल करके क्या बनाता है. सेल तो बहुत ही छोटा यूनिट है और कई सेल इस तरीके से जुड़ता है. कई सेल आप देख रहे हो कि यहाँ पे जुड़ गया. जुड़ने से क्या बनाया? टिश्यू. और इस तरीके से कई सेल टिश्यू जुड़ करके क्या बनाए? ऑर्गन, है ना. ऑर्गन जैसे यह स्टमक है, ठीक है. और इस तरीके कई ऑर्गन मिलके, जैसे लीवर है, स्टमक है, पूरा एलिमेंट्री कैनाल यहाँ दिया हुआ है, उस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है. तो सारे ऑर्गन सिस्टम मिल करके क्या बनाएंगे? एक ऑर्गेनिज्म. क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में सारे ऑर्गन सिस्टम होते हैं. और ये ऑर्गन सिस्टम किससे बना है? जो हमारे बॉडी का ऑर्गन सिस्टम है उसको बनाने के लिए ऑर्गन चाहिए, और ऑर्गन किससे बना है? टिश्यू से बना है. और टिश्यू किससे बना है? सेल से बना है. तो हम कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म को बनाना है तो कैसे बनेगा? सेल से बनेगा. तो सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ एंड इट इज़ अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. चलिए हम बात करते हैं सेल की डिस्कवरी की, कि सबसे पहले सेल का कॉन्सेप्ट किसने दिया, इसकी डिस्कवरी किसने की. तो हमारे पास एक साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट हुक, है ना. तो इन 1665 रॉबर्ट हुक साहब कहीं जा रहे होंगे, उन्हें प्लांट का बार्क दिखा होगा, पेड़ का जो छाल होता है ना, उससे हम कॉर्क बनाते हैं. कॉर्क क्या होता है बच्चों? ये हमारे पास कोई बॉटल है, और बोतल का जो कवर होता है, ये पहले के टाइम में ना एक कॉर्क, इसको कॉर्क बोलते थे. प्लांट के बार्क से बनता था, लकड़ी का बना होता है, ठीक है. और इस कॉर्क को उन्होंने स्लाइस किया, पतले पतले स्लाइस किया, और इन स्लाइस को उन्होंने देखा सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप से. मतलब वो माइक्रोस्कोप भी उन्होंने खुद ही बनाया था. पहले का टाइम ऐसा नहीं था कि लोग बहुत ज़्यादा साइंस डेवलप कर गया है और बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी है तो उनके पास तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध थे जिसके अंदर वो देख सकते थे. नहीं, उसके लिए भी उन्हें माइक्रोस्कोप खुद से बनाना पड़ा. एंड उस माइक्रोस्कोप के अंदर जब उन्होंने सेल को देखा तो वो कैसा दिखा? वो बिल्कुल हनी कॉम्ब की तरह का स्ट्रक्चर दिखा, मतलब मधुमक्खी के छत्ते की तरह. और मधुमक्खी के छत्ते को जब आप देखोगे तो बहुत छोटे छोटे स्मॉल रूम, छोटे छोटे रूम है ना, ऐसे रूम दिखता है उसके अंदर, जिसमें जो है हनी भी रहती है ना. तो हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखा था. और ये छोटे छोटे रूम को लैटिन में, जो है लिटिल रूम को लैटिन में हम सेल बोलते हैं, है ना. तो इन्होंने बोला, जैसे ही इन्होंने देखा तो रॉबर्ट हुक हमारे इंडियन तो थे नहीं, तो इन्होंने अपनी भाषा में बोला, ओके इट इज़ अ लिटिल रूम लाइक स्ट्रक्चर, इट इज़ अ सेल, मतलब लिटिल रूम लाइक स्ट्रक्चर है. तो बेसिकली जो उन्होंने देखा था, ये जो सेल देखा था ना उन्होंने, प्लांट का बार्क जो होता है वो डेड होता है. प्लांट का बार्क
क्या होता है, डेड होता है। तो रॉबर्ट हुक साहब ने जो कुछ भी देखा था वो क्या था, डेड सेल की डिस्कवरी करी थी उन्होंने। और हम सेल भी नहीं कहेंगे, सेल का आउटर कवरिंग, बस जैसे सेल का, जैसे कोई घर है, घर का जो वॉल रह गया ना बाहर का, बस बाउंड्री, तो ये बाउंड्री ही उनको दिखा था जिसे उन्होंने सेल क्या दिया था। और एक्चुअली में बहुत टाइम के बाद पता चला कि जो रॉबर्ट हुक साहब ने देखा था वो सेल नहीं, बस क्या था, सेल वॉल था, है ना, सेल का वॉल था। और अंदर के सारे सेल तो डेड हो चुके थे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने डेड सेल को देखा था। अब रॉबर्ट हुक के बहुत टाइम के बाद हमारे एक साइंटिस्ट आए, एंटोनी वॉन लीवेनहुक, उन्होंने लिविंग सेल को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया, राइट। एंड उनके बाद रॉबर्ट ब्राउन आए जिन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, पुरकिंजे साहब ने प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर किया, और इस तरह से हमारी डिस्कवरी जो है होते चली गई। अब बच्चों तुम्हारे मन में एक बात आता होगा कि जो सेल होता है वो कैसा होता है, किस तरह का शेप होता है। कई लोग ये सोचते हैं कि सारे सेल बस ऐसे गोल से दिखते हैं ना, गोल 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 होते, नहीं, ऐसा नहीं है। सारे सेल का शेप अलग अलग होता है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। उनके सेल, उनके जो शेप है उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग मॉडिफाई होते रहता है, ठीक है। जैसे देखो स्मूथ मसल, हमारे मसल सेल है, ये जो हमारा मसल है, मसल का सेल ऐसा होता है, स्पिंडल शेप का स्ट्रक्चर होता है। उस तरह से हमारा आरबीसी, रेड ब्लड सेल, बाई कनकेव स्ट्रक्चर इस तरह का है, दोनों तरफ से चपटा, कनकेव जानते हो ना, बाई कनकेव। हमारा जो एग है ह्यूमन का, ओवम स्फेरिकल है। हमारा न्यूरॉन्स जो ब्रेन सेल है वो इस तरह से एलोंगेटेड होता है। स्पर्म सेल हमारा ऐसा होता है, फैट सेल हमारे बॉडी में ऐसा होता है। तो सेल जो है वो अपने फंक्शन के अनुसार उसका शेप होता है, किस तरह का फंक्शन वो परफॉर्म करेगा, ओके। कई सेल बहुत छोटे होते हैं, कई सेल बहुत बड़े होते हैं। वैसे तो सेल माइक्रोस्कोपिक होते हैं, छोटे ही होते हैं बेसिकली, लेकिन यदि सबसे छोटे सेल की बात करें, हमारे बॉडी के अंदर सबसे छोटा सेल कौन है, मेल के अंदर स्पर्म होता है सबसे छोटा सेल, और फीमेल के अंदर सबसे लार्जेस्ट सेल की बात करें तो एग होता है। हमारे बॉडी के बाहर जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है वो पीपीएलओ, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, पीपीएलओ का सेल है, जो एक तरह का माइकोप्लाज्म है, ठीक है। और सबसे लार्जेस्ट सेल है वो ऑस्ट्रिच का एग, क्या है ये, ऑस्ट्रिच का एग है, ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच एक बर्ड है ना, फ्लाइटलेस बर्ड होता है, उसका एग है सबसे लार्जेस्ट लिविंग सेल। वो इतना बड़ा होता है, एक सेल है लेकिन इतना बड़ा होता है जिसे आप नेकेड आई से देख सकते हो। अब हम आते हैं सेल थ्योरी के ऊपर, कि सबसे पहले जब कुछ आता है तो उसकी थ्योरी भी दी जाती है ना, कुछ सिद्धांत, कुछ नियम दिए जाते हैं। तो सेल के बारे में भी कुछ दिया गया, तो किन लोगों ने मिलके सिद्धांत दिया, तो हमारे कुछ साइंटिस्ट थे, एक तो शेल्डन थे, श्वान, एंड एक वर्चा, रॉबर्ट वर्चा। इन तीन साइंटिस्ट का नाम है सेल थ्योरी के अंदर। तो शेल्डन साहब एक बॉटनिस्ट थे, श्वान साहब एक जूलॉजिस्ट थे, एंड रॉबर्ट वर्चा, इन तीनों ने मिलके सेल के लिए थ्योरी दिया, ओके। इन्होंने कहा, बहुत ही सिंपल है, इन्होंने कहा कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है, अभी हमने पीछे पढ़ा कि सारे ऑर्गेनिज्म किसके बने होते हैं भाई, लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहिए, बनाना है लिविंग ऑर्गेनिज्म को तो आपको सेल लाना पड़ेगा। जैसे आपको घर बनाना है तो आप हवा में तो घर बनाओगे नहीं, आपको क्या चाहिए, ब्रिक चाहिए ना, ईंट चाहिए, जो घर बनाने के लिए ज़रूरी है, एक ईंट चाहिए, वो ईंट को आप जोड़ के वॉल बनाओगे, कई वॉल्स को जोड़ के रूम बनाओगे, और रूम को जोड़ के फिर घर बनाओगे, ठीक है। उस तरह से सेल भी चाहिए हमें, एक ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाना है तो सबसे पहले हमें एक सेल चाहिए। अब सेल को जोड़ जोड़ के आगे जो बनाना है हम बनाएंगे, पर पहले तो हमें एक सेल दे दो भाई। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, अब कह सकते हो, है ना, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ओके। तो इतनी बात हो गई। अब लोगों ने बोला कि भाई तुम्हें एक सेल चाहिए, तो सेल आएगा कहाँ से, जब इन दोनों शेल्डन एंड श्वान साहब ने दोनों रूल बता दिए, तो कुछ लोगों ने बोला, कुछ साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि ओके हमें एक नया सेल बनाना है, तो ये सेल आएगा कहाँ से, तो इनके पास इसका जवाब नहीं था। तो हमारे एक नए साइंटिस्ट थे, आर वर्चा, उन्होंने बोला ओके हमें न्यू सेल चाहिए ना, प्रीवियस सेल होना चाहिए, उसमें डिवीजन करके ही हम नया सेल बना सकते हैं। तो उन्होंने बोला न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी पहले से कोई सेल है उसी से हम सेल बनाएंगे, ठीक है। और इसको उन्होंने बोला ओमनी सेलुला ई सेलुला, मतलब सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ सेल, कि सेल कितने तरह का होता है भाई। तो सेल दो तरह का होता है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर,
हम नंबर काउंट करेंगे। यदि एक सेल है मतलब ओवरऑल एक ही सेल से पूरा ऑर्गेनिज्म बन गया, अमीबा है, पैरामीशियम है, ठीक है। उसके बाद मल्टी सेलुलर मतलब इनका घर एक ईंट से नहीं बनने वाला, इसको बनाने के लिए हमें बहुत सारे ईंट लगेंगे, यानी मल्टी सेलुलर, बहुत सारे सेल लगेंगे। तो अमीबा, पैरामीशियम, कुछ यूनिसेलुलर को छोड़ दे तो जितने ह्यूमन बींग्स है, प्लांट्स है ना, ये सारे मल्टी सेलुलर हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियस, किस तरह के न्यूक्लियस उसके अंदर पाया जाता है या स्ट्रक्चरल कंपोनेंट कैसा है, उसके बेसिस पे हम सेल को फर्दर डिवाइड करते हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक, प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, एक्रियोन्स का मतलब है न्यूक्लियस, जिसका न्यूक्लियस जो है कैसा है, प्रिमिटिव टाइप का। यू का मतलब होता है ट्रू, ट्रू। कैरियोटिक का मतलब न्यूक्लियस, जिसका न्यूक्लियस कैसा, ट्रू है। मतलब एक्चुअली में यूकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियस होगा लेकिन प्रोकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा। तो आप कह सकते हो कि न्यूक्लियस एब्सेंट, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, बस न्यूक्लियोइड्स होता है, न्यूक्लियस की तरह का स्ट्रक्चर होगा लेकिन न्यूक्लियस नहीं होगा, है ना। एंड यूकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सारे सेल, जैसे हमारे बॉडी के सेल के बारे में आप डिटेल्स में पढ़ोगे क्या क्या होता है, प्लांट सेल में के बारे में पढ़ोगे तो इन सब में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जो कि सेल का कंट्रोल सेंटर होता है, ब्रेन होता है। तो ऐसे सेल को हम बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल, है ना। लेकिन इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं है। आप देख लो यहाँ सेंटर में न्यूक्लियस नहीं है, लेकिन ये क्या है, कुछ जो जेनेटिक मटेरियल है ना वो प्रेजेंट है बीच में, है ना। जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट बट न्यूक्लियस जो इसकी बाउंड्री है ना, बाउंड्री नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है, और भी चीज़ें एब्सेंट होती हैं। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का डिफरेंस भी हम देखेंगे। तो न्यूक्लियस की बात करें तो प्रो में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ट्रू में प्रेजेंट होता है। साइज चूँकि बैक्टीरिया है और आपका प्रोटोजोआ है, अमीबा है, तो इनकी साइज है बहुत छोटा होता है, 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक, और मतलब 10 से लेकर के जितना भी साइज बढ़ते जाएगा वो सारे यूकैरियोटिक के अंदर आएगा। डीएनए की बात करें तो मैंने अभी आपको दिखाया, जो बैक्टीरिया सेल था उसका डीएनए ऐसे साइटोप्लाज्म के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट है सेल के अंदर, उसमें ये जो है प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में फ्री होता है, ऐसे डीएनए वैसी में प्रेजेंट पड़ा रहता है। लेकिन हमारा जो डीएनए होता है न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। सेल ऑर्गेनल्स, इसके अंदर सारे सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं प्रो के अंदर, बट यू के अंदर सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम की बात करें तो 70S टाइप होता है, और इसके अंदर यू के अंदर 80S राइबोसोम होता है। इसका एग्जांपल सारे बैक्टीरिया, प्लांट, और इसका एग्जांपल जो है यू का एग्जांपल प्लांट और एनिमल्स है। फिर से आप देख लो कि इसके अंदर कोई भी सेल ऑर्गेनल्स नहीं है ना। प्रो के अंदर कोई भी सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं है, जबकि यू के अंदर सारे सेल ऑर्गेनल्स आपको दिखेगा, है ना। गोल्गी अपरेटस है, वेसाइकल्स है, उस माइटोकॉन्ड्रिया है, ईआर है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन इसमें आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस बाउंड्रीज एब्सेंट होता है, और इसके साइज भी छोटे होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल। किसी चीज़ को हम सेल कहेंगे तो कौन कौन से एसेंशियल कंपोनेंट है जिसके बेसिस पे, तो बेसिकली ये 3 तो एसेंशियल कंपोनेंट होता है सेल के लिए। एक तो सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल है तो आउटर कवरिंग होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन, एक कवरिंग होनी चाहिए। दूसरा, इसके अंदर एक लिक्विड प्रेजेंट होता है, इस लिक्विड को हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, ये प्रेजेंट होना चाहिए। एंड थर्ड वन इज द न्यूक्लियस, यानी कि इसका एक सेंटर होना चाहिए जो कि इसके अंदर सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर सके। तो 3 थिंग्स इसेंशियल होता है किसी भी सेल को सेल बनाने के लिए, राइट। वो कौन कौन सी चीज़ें, एक तो सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। तो मैंने यहाँ सेल वॉल क्यों लिखा है बच्चे, सेल वॉल इसलिए लिखा है कि यदि प्लांट सेल की बात करें तो सेल वॉल भी होता है। प्लांट सेल में जो है ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर में सेल वॉल होता है, ठीक है। प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के बाहर में क्या होता है, सेल वॉल भी प्रेजेंट होता है। हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सेल वॉल होता क्या, तो मैंने बोला कि कोई भी प्लांट सेल है तो सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक रिजिड, यदि ये सेल मेम्ब्रेन है तो इसके बाहर में एक कवरिंग होगा जिसे हम क्या बोलेंगे, सेल वॉल। और ये कैसा होगा, जो है रिजिड यानी हार्ड, नल और नल लिविंग होता है, फ्रीली परमेबल होता है, मतलब इसके अंदर जो पोर्स होते हैं ना वो अलाउ कर देते हैं किसी भी चीज़ को अंदर जाने के लिए, फ्री, यू आर फ्री टू गो एनीवेयर, मतलब कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, क्योंकि ये कैसा है, नल लिविंग है, तो इसको किस चीज़ का पता ही नहीं है, तो आराम से किसी भी चीज़ों को अंदर जाने देता है। हाँ, तो जब
ये फ्रीली परमिएबल है तो इसका यूज़ क्या है, एक तो रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, शेप प्रोवाइड करता है, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन देता है, अंदर की जो भी स्ट्रक्चर है उसे प्रोटेक्शन देता है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये टर्गर प्रेशर को मेंटेन करता है। तो टर्गर प्रेशर क्या होता है, टर्गर प्रेशर बाय रेसिस्टिंग आउटवर्ड प्रेशर exerted by the solid vacuole thus preventing the cell from bursting। मान लो सेल है, सेल के अंदर वैक्यूल है, वैक्यूल के अंदर यदि पानी भर जाता है, ठीक है, और जब ये पानी भरेगा तो क्या करेगा, वैक्यूल सॉलिड हो गया, ठीक है, तो ये प्रेशर लगाएगा, आउटवर्ड प्रेशर लगाएगा, है ना। यदि ये आउटवर्ड और बाहर से यदि प्रोटेक्शन स्ट्रांग नहीं हो तो सेल क्या हो जाएगा, बर्स्ट कर जाएगा, फटने का चांसेस है। बट ये सेल वॉल इतना हार्ड होता है ना कि ये भी काउंटर प्रेशर लगाता है ना। इधर से यदि ये बाहर की तरफ प्रेशर लगा रहा है तो सेल वॉल भी काउंटर प्रेशर लगा रहा है एंड प्रिवेंट द सेल फ्रॉम बर्स्टिंग। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ठीक है। नेक्स्ट है सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं हम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सेल का। और ये सेल मेम्ब्रेन कहाँ होता है, सेल मेम्ब्रेन प्लांट के अलावा कोई भी एनिमल है तो एनिमल के अंदर ये बाहर, सबसे बाहर आउटर मोस्ट कंपोनेंट है, ठीक है। लेकिन प्लांट के अंदर ये सेल वॉल के अंदर होता है, आउटर मोस्ट है, लेकिन ये जो है लिविंग है, और ये लिविंग है, लिविंग के साथ इसके अंदर कुछ पोर्स प्रेजेंट है, आप देख रहे हो यहाँ पोर्स है, पोर्स भी प्रेजेंट होता है। और ये सेमी परमिएबल होता है, कहने का मतलब सेमी परमिएबल और सिलेक्टिव परमिएबल होता है। मतलब ये सारी चीज़ों को आप देख रहे थे, सेल वॉल जो है फ्रीली परमिएबल था, कुछ भी अंदर जा सकता है, बाहर आ सकता है, लेकिन इसे कुछ भी अंदर नहीं जाएगा, ये सिर्फ चीज़ों को सेलेक्ट कर करके अंदर देता है, किसको अंदर जाना है। यदि वो हार्मफुल है तो अंदर अलाउ नहीं करेगा जाने को, है ना। अंदर कुछ चला गया तो अंदर से बाहर अलाउ नहीं करेगा आने को। यदि वो इसेंशियल है सेल के लिए तो बाहर नहीं जा सकता, यदि इसेंशियल नहीं है तो बाहर जा सकता है। मतलब इट अलाउ ओनली सेलेक्टेड थिंग टू इंटर इनटू इनसाइड द सेल एंड इसी तरीके से सेलेक्टेड थिंग को सेल के आउटवर्ड आने देता है, इसलिए इसको हम सेलेक्टिव परमिएबल कहते हैं। और ये बना किससे होता है बच्चों, ये बना होता है लिपिड और प्रोटीन का, लिपिड और प्रोटीन का बाइलेयर होता है। मैंने यहाँ दिखाया भी है, देखो आप इसे ओपन करके देखोगे तो आपको इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा, जिसके सिर होता है और पैर होता है ना। जो सिर होता है वो पोलर होता है, सिर जो होता है हाइड्रोफिलिक होता है ना, वाटर लवर, और जो इसका पैर होता है हाइड्रोफोबिक होता है, वाटर हेटर होता है, ठीक है। तो अब मान लो सेल, इस सेल के बाहर इधर भी वाटर है ना, एक्स्ट्रा सेलुलर, इधर भी फ्लूइड है, वाटर है, और इधर भी फ्लूइड है, ठीक है। तो ये सिर जो, ये पैर जो है ये पानी के बाहर भी नहीं जा सकता, इधर भी नहीं रह सकता। तो इस तरह से इन्होंने अपनी अरेंजमेंट ऐसे बनाई कि ये जो वाटर हीटर है ना, ये पैर इसका जो पानी में नहीं रह सकता, इसको बीच में कर दिया, और दोनों तरफ इसके हेड, इधर भी हेड है और इधर भी हेड है। तो अब हेड को कोई प्रॉब्लम नहीं है पानी की तरफ रहने से। इस तरह से इसने अपनी अरेंजमेंट बना ली, इसलिए इसे बाई लेयर में हमें अरेंज करना पड़ा। मतलब एक लेयर इधर और एक लेयर इधर, ये फॉस्फोलिपिड का बाई लेयर है। तो प्रोटीन कहाँ होता है, इस तरीके से हमने फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर बना दी, एक इधर से और एक इधर से, ठीक है। अब बच्चे इसमें है क्या कि किसी भी चीज़ को जब अंदर इंटर करना हो, ठीक है, अंदर इंटर करना हो तो कैसे करेगा, इसके बीच बीच में, क्योंकि ये तो वाटर हीटर है ना, इसके जो लेग है ये तो पानी को प्यार नहीं करते, तो पानी वाली चीज कभी वाटर अंदर जाना चाहे तो जा नहीं सकते, या कोई भी चीज वाटर में मिक्स है और अंदर जाना चाहे तो जा नहीं सकता। तो इसके लिए हमने क्या बनाया, जगह जगह प्रोटीन लगा दिया और इस तरह से चैनल बना दिया, प्रोटीन के चैनल बना दिए। जैसे देखो यहाँ पे प्रोटीन का चैनल प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है। अब इस प्रोटीन के चैनल के थ्रू चीजें अंदर जा सकती हैं या इससे बाहर आ सकती हैं, ठीक है। जो चीजें, क्योंकि वाटर को तो अलाउ नहीं करेगा तो वाटर वाली चीजें तो इधर से जाएंगी नहीं, बट नॉर्मल और कुछ चीजें जैसे ऑक्सीजन जा सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ सकता है, पर वाटर से रिलेटेड कोई चीज अंदर नहीं जाएगी। तो उसके जाने के लिए हमने जगह जगह प्रोटीन लगा दिया, ठीक है। अब ये इसके थ्रू करके आराम से जा सकती है, प्रोटीन चैनल के थ्रू। तो मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन बाइलेयर, और ये फ्लेक्सिबल भी होती हैं। मतलब ऐसे आप बोलो, मतलब जैसे स्लाइम होता है ना, स्लाइम उस तरह से स्लाइम की तरह फ्लेक्सिबल होता है। मतलब इतना फ्लेक्सिबल होता है कि यदि आप उसके अंदर कोई निडल को डाल दो फिर बाहर निकाल दो तो पता ही नहीं चलेगा कि निडल कहाँ से गया था, फ्लेक्सिबल होता है। रेगुलेट मूवमेंट ऑफ मटेरियल थ्रू डिफ्यूजन, कौन कौन से प्रोसेस के थ्रू अंदर चीजें जाएंगी, डिफ्यूजन हो सकता है, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये सारे प्रोसेस जिसके थ्रू कोई भी मटेरियल अंदर जा सकता है या अंदर से बाहर आ सकता है। तो देखते हैं हम कि पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता क्या है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हायर, हम जानते कोई भी चीज़ों को हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, कहने का मतलब जहाँ पे क्वांटिटी ज़्यादा है, जहाँ पे चीज़ें ज़्यादा है वहाँ से किधर को जाना है, जिधर से कम है, जहाँ पे लेस क्वांटिटी है उधर जाना है, हायर टू लोअर, तो आराम से चली जाएगी। इसको बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि इसमें कोई भी, जैसे मान लो कि पैसिव ट्रांसपोर्ट आप कह सकते हो, रूम के अंदर जैसे आप एक अगरबत्ती जलाते हो, है ना, और अगरबत्ती का स्मेल जो है डिफ्यूज करके पूरे रूम में जिधर नहीं है उधर को जाने लगता है। मतलब जहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ से आराम से, जिधर नहीं है उधर बिना किसी एनर्जी खर्च के आराम से जा सकता है।
तो यहाँ पे कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन ये स्लो प्रोसेस होता है और ये टेम्परेचर से अफेक्टेड भी नहीं होगा। स्मॉल मॉलिक्यूल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स शो पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो कोई भी स्मॉल मॉलिक्यूल्स है और जहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होता है तो वहाँ पे पैसिव ट्रांसपोर्ट शो करते हैं, जैसे ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, मान लो सपोज यहाँ पे कोई भी चीज़ बहुत ही ज़्यादा है, इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है और इधर कम है ना, तो आपने देखा कि ज़्यादा से कम की तरफ तो आ रहा था, लेकिन कम से हम चाहे कि ज़्यादा की तरफ, जिधर भी क्वांटिटी ज़्यादा है, मोर क्वांटिटी है, उधर चला जाए, तो जाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो ऐसे में हमें क्या करना होगा, इसको पुश करना होगा, एनर्जी देना होगा। तो एनर्जी इज रिक्वायर्ड। और यहाँ पे क्या होता है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर लोअर कंसंट्रेशन से हायर, है ना, फ्रॉम देयर लोअर कंसंट्रेशन टू, सॉरी यहाँ पे हायर होगा, हायर कंसंट्रेशन, यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक रैपिड प्रोसेस है, मतलब जल्दी हो जाएगा। अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, और टेम्परेचर से अफेक्टेड भी होगा। लार्ज मॉलिक्यूल्स शो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और यहाँ पे हमने बताया था कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो है पैसिवली, क्योंकि एनर्जी तो खर्च हो नहीं रहा है यहाँ पर, तो बिना एनर्जी खर्च जब नहीं हो रहा है तो मॉलिक्यूल्स या तो छोटे होंगे या वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे तो जा सकते हैं, बट यदि लार्ज मॉलिक्यूल्स है तो ऐसे बिना एनर्जी खर्च किए नहीं जाने वाला है। एग्जाम्पल है इंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। डिफ्यूजन, अभी मैंने बच्चे बताया कि डिफ्यूजन क्या होता है, एंड डिफ्यूजन जो है पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर होता है। सब्सटेंस फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, इसी को हम डिफ्यूजन बोलते हैं, एंड इट इज अ काइंड ऑफ पैसिव प्रोसेस। देख रहे हो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या है, हायर, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या है, हायर, बहुत ज़्यादा है, और यहाँ से लोअर की तरफ अपने आप, तब ज़्यादा से कम की तरफ अपने आप जा रहा है, तो दिस इज द डिफ्यूजन। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सॉल्यूट बहुत हाई है यहाँ पे कंसंट्रेशन, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन। ठीक है, वाटर में डिफ्यूजन हो रहा है यहाँ पर, लिक्विड में देखो तो सॉल्यूट बहुत ज़्यादा था तो पूरे में डिफ्यूज़ कर गया, है ना। कब तक डिफ्यूज़ करेगा, तब तक कि पूरे में इक्विलिब्रियम ना आ जाए, राइट। नेक्स्ट है हमारा ऑस्मोसिस। दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसमें क्या होगा, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट और वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और ऑस्मोसिस बेसिकली लिक्विड में होता है, यानी वाटर जहाँ पे इन्वॉल्व हो, लेकिन डिफ्यूजन सॉलिड, लिक्विड और गैस कहीं में भी होगा, बट ऑस्मोसिस जो है लिक्विड में होता है। और यहाँ पे देख रहे हो आप, सेमी परमिएबल, यानी कि कुछ एक मेम्ब्रेन, यानी कि यदि इधर वाटर है ना, और ये इधर से इधर को मूव कर रहा है, ठीक है, मूव कर रहा है, तो यहाँ पे हमें लगाना होगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इससे पास होकर के मूवमेंट होगा। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यदि हम ना लगाएं तो इट इज़ अ काइंड ऑफ डिफ्यूज़न, फिर वो डिफ्यूज़न हो जाएगा। लो सॉल्यूट है, सॉल्यूट इधर पे लो है और इधर में हाई सॉल्यूट है, तो देन इधर से सॉल्वेंट, यानी कि वाटर जो है इधर से इस साइड को मूव करेगा। अब देखो वाटर इधर से इधर मूव कर गया, ताकि हम सॉल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन को बैलेंस कर सके थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे भी आप देखो सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन, यानी वाटर जो है हाई है और इधर पे जो वाटर है वो कम है, तो वाटर विल मूव फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, इसका एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे कोई भी चीज़, किशमिश को जब पानी में डालते हैं तो क्या होता है, जब किशमिश को पानी में डालते हैं तो पानी विल इंटर इनसाइड द किशमिश, है ना, थ्रू द उसका जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो भी उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उससे होकर के पानी अंदर कर जाता है ना। किशमिश के अंदर क्या था, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन, मीठापन ज़्यादा था, पानी इंटर कर गया। ठीक है, कब तक इंटर करेगा, और पानी जैसे ही अंडर इंटर करता है तो सॉलिन हो जाता है। दिस इज़ अ काइंड ऑफ ऑस्मोसिस आप कह सकते हो। देन हम देखेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के बारे में। 3 तरह का सॉल्यूशन हमें पढ़ना है, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, अ सॉल्यूशन दैट हैज़ अ हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन। मान लो कि मेरे पास एक सॉल्यूशन तैयार किया हमने इसमें, तो इसमें हमने क्या लिया, पानी लिया, वाटर लिया और बहुत सारा साल्ट डाल दिया, साल्ट इसके अंदर बहुत सारा हमने डाल दिया, तो सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन, यानी साल्ट का कंसंट्रेशन मैंने इसके अंदर ज़्यादा कर दिया, तो क्या होगा, वाटर मूव आउट ऑफ द सेल। अब यहाँ पे आपको क्या दिखाया गया है, सेल है,
सेल को हमने डाल दिया हाइपरटोनिक, मतलब ऐसा वाटर है जिसमें साल्ट बहुत ज़्यादा है, बट इस सेल के अंदर साल्ट नहीं था, तो वाटर विल कम आउट, पानी जो है सेल से बाहर निकल आएगा। क्यों निकल आएगा? सॉल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए, अभी हमने ऑस्मोसिस में आपको बताया। एंड व्हाट विल हैपन आफ्टर दैट? सेल विल श्रिंक। ऐसा हमें कहाँ देखने को मिलता है? जब हम अचार बनाते हैं, सपोज हमने मैंगो पिकल्स बनाना है, तो हम क्या करते हैं, उसके छोटे छोटे ऐसे पिकल्स को काट करके हम क्या करते हैं, बहुत सारा उसमें नमक डाल के रख देते हैं, है ना, नमक वाले पानी में डाल देते हैं। बट जैसे ही हम नमक वाले पानी में डालते हैं, तो इस पिकल्स के अंदर जितना भी पानी था, इसके अंदर ऑल द वाटर विल कम आउट, है ना, बाहर निकल जाएगा। और फिर वो क्या होता है, वो श्रिंक कर जाता है। और हमारा जब अचार बनाते हैं तो नमक इसलिए डाल के रखते हैं क्योंकि हमारा एम यही होता है कि एक्सेस वाटर बाहर निकल जाए, ताकि हमारा अचार जल्दी खराब ना हो। रियल लाइफ में हम बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो सेल प्लेस कंसनट्रेटेड साल्ट और शुगर सॉल्यूशन, तो साल्ट ही नहीं, शुगर सॉल्यूशन में भी आप इसको डाल के रख सकते हो, और दोनों में वही चीज होगा, है ना, द वाटर विल कम आउट एंड सेल विल श्रिंक। सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगा, हाइपोटोनिक। अब उल्टा कर दो उसको, हाइपो माने कम, अब सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन जो है वाटर के अंदर बहुत ही कम होगा, और जो सेल डालेंगे ना, अब देखो वाटर के अंदर सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा और सेल के अंदर ज़्यादा होगा। सॉल्यूशन दैट हैज़ लोअर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, बहुत ही कम है, एज कंपेयर टू द सेल आउटसाइड द सेल दैन इनसाइड। और इस सेल के अंदर में सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, और सेल के आउटसाइड में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन, जिस पानी में हमने सेल को रखा है, कम है। ठीक है, तो वाटर मूव इनटू द सेल, जैसे अभी मैंने किशमिश का एग्जांपल दिया था ऑस्मोसिस के अंदर, तो ऑस्मोसिस के अंदर भी वही सेम चीज़ था कि किशमिश के अंदर मीठापन ज़्यादा था, यानी शुगर का कॉन्सेंट्रेशन किशमिश के अंदर ज़्यादा था और पानी के अंदर कम था, है ना। तो वाटर विल मूव इनटू द सेल एंड सेल स्वेल इन प्लांट सेल, और इसको टर्जिड बना देता है। एनिमल सेल के केस में यदि ऐसा है तो बर्स्ट कर जाएगा, लेकिन प्लांट सेल में मैंने बताया था कि सेल वॉल होता है जो उसको प्रोटेक्ट करता है, आइसोटोनिक। अब ऐसे सॉल्यूशन हमें लेना है, आइसो माने सेम, बराबर, ऐसा सॉल्यूशन लेना है जिसमें जितना सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है बाहर में हो उतना सेल के अंदर है, बराबर है। तो अब पानी ना तो अंदर जाएगा ना तो बाहर आएगा, क्यों? क्योंकि दोनों तरफ कॉन्सेंट्रेशन जो है सॉल्यूट का बराबर है। तो नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर एंड सेल रिमेन नॉर्मल। अब हम बात करेंगे इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस की। और इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस एग्जाम्पल था एक्टिव ट्रांसपोर्ट का, राइट। तो मैंने बोला कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी खर्च होता है, तो इंडो और एक्सो में भी एनर्जी खर्च होगा। तो इंडो मतलब क्या होता है बच्चों? इंडो माने इनसाइड, इंडो माने इनसाइड, जब कोई भी साइटोसिस माने जब सेल के अंदर कोई भी चीज़ चला जाएगा, इंडोसाइटोसिस। एक्सो माने बाहर, साइटोसिस यानी कि सेल के बाहर कोई भी चीज़ चला जाएगा, एक्सोसाइटोसिस। तो मूवमेंट ऑफ मटेरियल इनटू द सेल, यदि सेल के अंदर, अब सेल के अंदर मटेरियल के जाने की क्या ज़रूरत है हम देखेंगे। जैसे मान लो कि कोई अमीबा है ना, अमीबा को खाना है, यहाँ पे फूड है, ठीक है, तो ये अपना फॉल्स फिट ऐसे बनाएगा और फूड को ऐसे कवर कर लेगा, तो ये सेल को इनगल्फ कर लिया, सेल चला गया अंदर, इंडोसाइटोसिस हो गया। सेल मेम्ब्रेन इनगल्फ सब्सटेंस, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये फूड यहाँ था, ये फूड यहाँ था, और ये अमीबा था, और इसने इस फूड को इस तरीके से देखा और इसको इनगल्फ कर लिया। और क्या बना के इनगल्फ किया? वेसाइकल्स बना लिया इसके अराउंड, है ना। रिक्वायर एनर्जी, और ये सब करने में अमीबा का एनर्जी खर्च हुआ। इनटेक ऑफ फूड बाय अमीबा इसका एग्जाम्पल भी है। एक्सोसाइटोसिस, अब अमीबा खा लिया, खाने के बाद क्या वो जो वेस्ट है उसके बॉडी में तो रहेगा नहीं, उसको बाहर निकालना है, तो वो एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू बाहर निकालेगा। तो मूवमेंट ऑफ मटेरियल आउट ऑफ द सेल, और कैसे निकालेगा? वेसाइकल्स फ्यूजेस विद द सेल मेम्ब्रेन एंड सब्सटेंसेस रिलीज्ड आउट, इट ऑल्सो रिक्वायर एनर्जी। तो आप देखो यहाँ से हुआ था इंडोसाइटोसिस, सबसे पहले अमीबा ने खाना को देखा, यहाँ पे इस तरीके से ये अपना फास्फीड बनाया, वेसाइकल्स बनाया, खाना को इनगल्फ किया, और इस तरीके से वेसाइकल्स बना करके खाना इसके अंदर है फूड। फिर पूरा खाना जब खा चुका है तो वेस्ट को ही बाहर निकाला, है ना, वेस्ट। उसके बाद देखो खाना इसको अब जो है फिर से ये क्या करेगा? एक्सोसाइटोसिस। और इसको कैसे एक्सोसाइटोसिस करना है?
सब्सटेंसेस रिलीज्ड आउट बाहर, वेसिकल्स फ्यूजेस विद द सेल मेम्ब्रेन, अब ये वेसिकल जो है सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज किया और फिर इसको बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो इंडो माने सेल के अंदर जाना, एक्सो माने सेल के बाहर आना। प्लाज्मोलाइसिस, प्लाज्मोलाइसिस का मतलब है कोई भी सेल को, यानी बेसिकली द प्रोसेस बाय विच प्लांट सेल लूजेस वाटर, है ना, प्लांट सेल जो है वाटर को लूज करेगा व्हेन प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक। और मैंने बताया था कोई भी प्लांट सेल, जैसे मैंने अचार का एग्जांपल दिया, जब हम पिकल्स बनाते हैं मैंगो का तो उसको पानी में डाल देते हैं, नमक वाले मतलब बहुत सारा नमक डालने के बाद सॉल्यूट ज़्यादा होता है तो क्या होता है, वो श्रिंक कर जाता है, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं, है ना, जहाँ पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, तो क्या कर रहे हैं, उसका प्लाज्मोलाइसिस कर रहे हैं हम। द एक्चुअल प्रोसेस बिहाइंड दिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर आउटवर्ड। और क्या हो रहा है यहाँ पर, वाटर को आउटवर्ड बाहर निकाल रहा है ड्यू टू ऑस्मोसिस रिजल्टिंग इन श्रिंकिंग ऑफ द इंटायर सेल, और इंटायर सेल विल श्रिंक। तो कहीं पे भी आपको सेल के अंदर से पानी निकालना हो तो बहुत सारा नमक डाल के उसके अंदर डाल सकते हो आप। इस प्रोसेस को बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। थैंक यू, रिमेनिंग पार्ट है उसको हम दूसरे वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे।